नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। और आज से हम लोग शुरू करेंगे इस में हम अनुवाद के बारे में। एकदम प्रारंभ से अनुवाद को पढ़ेंगे। अनुवाद कैसे होता है, इसके क्या क्या नियम होते हैं, संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, कैसे सरलता से सीखें, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज से हम प्रारंभ करते हैं अनुवाद। अनुवाद जानने के लिए किसी भी शब्द को हिंदी से संस्कृत में बदलना ही अनुवाद कहलाता है। जैसे अगर हम कहें कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो सह पठत, ये क्या हो गया? इसका अनुवाद हो गया। अब अनुवाद करने के लिए, अनुवाद जानने के लिए, अनुवाद कैसे सरलता पूर्वक करें, इसके लिए कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक नियम है, पहले हम उसी पर चर्चा करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो किसी भी वाक्य में तीन चीजें होती हैं। एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म और एक होता है क्रिया। कर्ता, कर्म, क्रिया। अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब अंग्रेजी में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या करते हैं? तो सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्ट। क्या रखते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं। और उसके बाद क्या रखते हैं? तो वर्ब रखते हैं। वर्ब रखते हैं और अंत में रखते हैं ऑब्जेक्ट। यानी पहले कर्ता रखते हैं, फिर क्रिया रखते हैं और तब जाकर के कर्म रखते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में हम कर्ता पहले रख सकते हैं, कर्म पहले रख सकते हैं, क्रिया भी पहले रख सकते हैं। उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंग्रेजी में अगर हम इधर उधर कर दें तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन संस्कृत में जैसे हमने लिखा था, वह पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। अगर वह पुस्तक पढ़ता, अंग्रेजी में हम इसको करें तो ही रीड्स बुक हो जाएगा। अब पहले कर्ता आ गया, फिर वर्ब आ गया और अंत में ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन अगर हम संस्कृत में कहें तो सह पुस्तकम पठत। समझे इसको? वह पुस्तक पढ़ता है, सह पुस्तकम पठत। पहले क्या आया? तो कर्ता आया, फिर क्या आया? कर्म आया, फिर क्या आया? क्रिया। लेकिन अगर इसको हम पलट भी दें, अगर हम लिख दें पठति पुस्तकम स,
तब भी इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर यहां हम लिख दें ही बुक रीड्स, तो अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि संस्कृत में जब भी अनुवाद करते हैं तो ये फाउंडेशन नहीं होता है कि कौन पहले रखे, लेकिन फिर भी प्रयास यही किया जाता है कि एक सीक्वेंस में रखे। सीक्वेंस में रखने से आसानी होती है। और वो क्या सीक्वेंस है? तो सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है? दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, दो महत्वपूर्ण चीजें हम लिख रहे हैं कि कर्ता का जो पुरुष होगा और जो वचन होगा, क्रिया का भी वही पुरुष और वही वचन लगेगा। यहां ध्यान दें, अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ध्यान देंगे यहां पर पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब यहां ध्यान दें कौन कौन किस में आएगा। तो मैं, हम दोनों, हम सब, ये होगा उत्तम पुरुष में। किस में होगा? मैं, हम दोनों या हम सब। यानी जो सीधे अपने लिए कहा जाए कोई चीज तो वह किस में हो जाएगा? उत्तम पुरुष में हो जाएगा। और किसी को सीधे संबोधित कर दिया जाए, जैसे तुम दोनों, तुम सब, तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। पुरुष 3 होते हैं, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। और इसके अलावा कोई संज्ञा का शब्द आता है या सर्वनाम का शब्द आता है तो वह किस में हो जाएगा? प्रथम पुरुष में। किस में हो जाएगा? प्रथम पुरुष में। कोई भी संज्ञा वर्ण, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम। तो अब समझे इसको, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब किस में आ जाएगा? तो प्रथम पुरुष में आ जाएगा। अब कर्ता जिस पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष की होगी। अगर हम कहें कि तुम जाओ, तो तुम शब्द अगर आया तो मध्यम पुरुष का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही होगी। मैं कहूं मैं पढ़ता हूं, तो अगर मैं शब्द आया तो यानी कर्ता जो है वो उत्तम पुरुष का है, तो क्रिया भी किसकी होगी? उत्तम पुरुष का। अनुवाद बनाने में ये सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना होता है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उस वचन की होगी। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं हम। वचन की अगर बात करें तो वचन भी 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब मान लीजिए जैसे अगर कर्ता हम कह दें कि वह, तो वह अकेला है, वह, तो वह अकेला है तो एक वचन में हो जाएगा। तुम दोनों, तुम दोनों, अब तुम दोनों शब्द आया तो द्विवचन का हो गया। और हम सब, हम सब, अगर हम सब की बात करें
बहुवचन हो गया। जब दो से अधिक की संख्या आ गई तो बहुवचन। अब यहां यही ध्यान देना है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, जैसे हम कहें वह, तो वह प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। दूसरी चीज, तुम दोनों, तो तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की लगेगी। और हम सब यानी उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण यहां ध्यान यही देना है कि जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता होगा, उसी वचन और उसी पुरुष की क्रिया भी लगेगी। अनुवाद का सबसे पहला नियम यही कहता है, कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्धारण होगा और क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की होगी जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा। दूसरा चीज, एक नियम और है कि अगर भवत शब्द आता है, भवत यानी आप, अब आप कहेंगे तुम के रूप में भी लोग प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में, यू मतलब आप भी होता है और तुम भी होता है, तो इस हिसाब से आप जो है वह मध्यम पुरुष का कर्ता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वह हमेशा प्रथम पुरुष में आता है। आप शब्द किसमें हमेशा आता है? प्रथम पुरुष में आता है। तीसरा जो नियम है वो जान लें कि जो रूप है, जो क्रिया का रूप चलता है, वह तीनों लिंगों में एक ही क्रिया का रूप चलेगा। जैसे कर्ता तो लिंग के अनुसार बदल जाएगा, कर्ता पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, या नपुंसक लिंग भी हो सकता है। जैसे हम अगर कह लें कि वह जाता है, वह जाती है, ठीक है ना, फल गिरते हैं। तो अब देखें यहां पर, वह जाता है ये पुल्लिंग हो गया, वह जाती है ये स्त्रीलिंग हो गया, और फल गिरते हैं ये नपुंसकलिंग हो गया। क्रिया कर्ता बदल रहा है, उसका लिंग बदल रहा है, लेकिन क्रिया नहीं बदलेगी। जैसे सह पठक सह गच्छति, सा गच्छति, और फलम पतंति, फलानि पतंति हो जाएगा ना, फलानि पतंति। अब यहां देखें, फल गिरते हैं, जो क्रिया रही उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्रिया तीनों लिंगों में एक ही समान चलती है, चाहे वह पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। यह है नियम नंबर 3। अब अगर हम इसके बाद की बात करें, चौथे नियम की, तो चौथा नियम ये कहता है कि जो कर्ता होगा वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। कर्ता किस में होगा? प्रथमा विभक्ति में होगा, और जो कर्म होगा वह द्वितीया में होगा। हमेशा कर्ता किस में होगा? तो प्रथमा में होगा, और कर्म किस में होगा? तो द्वितीया विभक्ति में होगा। इसको हमेशा ध्यान रखना है। कर्म सदैव द्वितीया विभक्ति में होता है, और जब भी कर्म की बात करेंगी तो जब कर्म का जो विभक्ति द्वितीया होगी, और जो वचन होगा, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन,
उसके अनुसार कर्म लगेगा। और कर्ता जो है वह क्या होता है, हमेशा किसमें होता है, तो प्रथमा विभक्ति में होता है। इसके बाद एक नियम और एक है प्रमुख रूप से, अनुवाद शुरू करने से पहले हम जान लें कि बिना प्रत्यय या धातु लगाए, बिना प्रत्यय लगाए किसी भी शब्द या धातु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहें राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो पठ धातु है और राम प्रातिपदिक हो जाएगा रामः। तो हम इसको सिर्फ राम पठ नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। जब धातु लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे, तो ये हो जाएगा रामः और ये हो जाएगा पठति। क्या हो जाएगा, रामः पठति। तो ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला चीज क्या कहता है, अगला चीज ये कहता है कि अगर एक ही शब्द वाले, एक ही अर्थ वाले कई शब्द प्रयोग में आते हैं तो सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यानी पर्यायवाची शब्द अगर बार बार आ रहे हैं तो एक ही शब्द का प्रयोग बार बार करना चाहिए, उससे अर्थ की सुनिश्चितता बनी रहती है। ये अनुवाद बनाने के कुछ सामान्य से नियम है। ये क्या है, अनुवाद बनाने के कुछ सामान्य से नियम हैं। अगर इसको हम फॉलो कर लें तो फिर हमको अनुवाद बनाने में आसानी रहेगी। तो अब एक चीज अनुवाद बनाने से पहले एक चीज और बस हम थोड़ा सा क्लियर कर दें कि अब जब हम अनुवाद, जब अंग्रेजी में टेंस पढ़ते हैं, तो जब टेंस पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और फिर उसमें दो दो तीन तीन भेद पढ़ते हैं। संस्कृत में इनको प्रदर्शित करने के लिए, काल को प्रदर्शित करने के लिए लकार की व्यवस्था, लकार का वीडियो हमने पहले डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं कि 10 लकार होते हैं और किसका क्या नाम होता है, इस पर हमने अपना एक पूरा वीडियो उस पर बना के डाला है। तो अब जब हम अनुवाद पढ़ेंगे तो एक एक लकार से प्रारंभ करेंगे और उसी के अनुसार हम पहले सामान्य रूप से लकार के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उसका चिन्ह क्या होता है वो पढ़ेंगे और उसमें रूप कैसे बनता है ये पढ़ेंगे। ये प्रतिदिन एक एक अभ्यास आपका चलेगा। तो अनुवाद जानने से पहले इन नियमों को आप अच्छे से समझ लें, जान लें, ताकि अनुवाद पढ़ने में आपको समस्या न हो। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।